हाँ जी, ईशान मिश्रा एंड निखिल कुमार। आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। एंड ईशान। आ रही है सर, आ रही है। ओके। आपकी जो कल का क्लास हुई थी दिल्ली कैंपस में, मैंने टॉपिक करवाया था डायनमोमीटर का, यस डायनेमिक्स ऑफ सर। मशीन में टॉर्जन डायनमोमीटर, याद है? यस सर। टॉर्जन डायनमोमीटर का कॉन्सेप्ट करवाया था और उसके ऊपर न्यूमेरिकल एक हुआ था। ठीक है, उसी से ये आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा बेल्ट ट्रांसमिशन डायनमोमीटर। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। तो सर अभी आप कौन से उसमें पढ़ा रहे हो? मैं 9 में डोम पढ़ा रहे हो? डोम, हाँ जी हाँ जी। जो एक लास्ट क्लास होगी ना आपकी 2 to 3, उसमें डीएमए पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, जो 2 से 3 क्लास है ना आज की हमारी, ऑनलाइन क्लास लगेगी वो हाँ। भी, उसमें डीएमए पढ़ाऊंगा, डिजाइन और मशीन एलिमेंट। अच्छा सर। तो जहाँ पर वॉइस ब्रेक होती है आप मुझे डिस्कस कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर। लास्ट क्लास में भी आप 2 ही थे? नहीं सर, 3-4 थे क्वेश्चन शायद। 3-4 थे, चलो वेट कर लेते हैं, आ जाएंगे। निश्चल गुप्ता। यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ सर। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो आपको पता लग ही गया है, कल हमने अनाउंस भी कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दिया था। जब तक ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, आपकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी। तो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि ये नहीं कि माइक ऑफ करके बैठ जाओ, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो क्लास लगाते हो बेशक एक टॉपिक पढ़ो, 2 टॉपिक पढ़ो, पर सीरियसली पढ़ना है आपको, अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है। ठीक है? ठीक है निखिल, ईशान एंड निश्चल, आप तीनों से ही यस बात कर सर। रहा हूँ। यस सर। हाँ। तो ऑनलाइन में ये नहीं है कि माइक ऑफ करके इधर उधर कहीं बैठ जाओ, बिल्कुल। तो अपने ध्यान से टॉपिक सुनना है। तो अब वाली जो क्लास का मैंने आपको लिंक भेजा है WL2, वैसे तो ये वर्कशॉप लैब है, ICGT की लैब है, पता होगा आपको। वर्कशॉप लैब 1 वो आपकी MT की लैब है जो प्रदीप सर के पास है। वर्कशॉप लैब 2 ICGT सब्जेक्ट की जो लैब है वो मेरे पास असाइन है, पर इसमें हम थ्योरी क्लास ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो लैब वाली क्लास है वो ऑफलाइन ही हो पाती है। तो ऑनलाइन में हम थ्योरी क्लास ही इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके सर। तो ये वाली क्लास ऐसे मैं डोम ले रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 2 to 3, वो आपकी DME की लगेगी। ओके। तो कल जैसे कि हमने दिल्ली कैंपस में पढ़ा था टॉर्जन डायनोमीटर डोम में, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया था बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर, आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये जो हमारा डायनोमीटर का चैप्टर है वो कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फुली कंप्लीट। ठीक है निखिल? ओके। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ द टॉपिक डायनमोमीटर। जो PDF मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज रखी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके पास? ये सेम PDF मैंने आपको यस व्हाट्सएप सर। ग्रुप पे भेज रखी है। शेयर है ना? हाँ सर। हाँ, ये PDF आपको दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्रेक्स एंड डायनमोमीटर। तो मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिया है। डायनमोमीटर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ डायनमोमीटर, एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर, ट्रांसमिशन डायनमोमीटर। तो एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर कितने टाइप के होते हैं निश्चय बताएगा। निश्चल। निश्चल गुप्ता, आवाज आ रही है? आ रही है सर। वो तो तुम तो अमन झा बोल रहे हो ना? निश्चल से बात कर रहा हूँ। ईशान, तुम्हें आवाज आ रही है?
यस सर। ओके, तुम बता सकते हो कि एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? मैंने बताया था एक प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, नेक्स्ट बताया था आपको रोब नहीं सर, ब्रेक ये वाली डायनेमोमीटर। मैंने नहीं अटेंड करी थी क्लास। आपने ये क्लास अटेंड किया निखिल कुमार? ठीक, कोई नहीं, मैं इसको एपिसाइक्लिक डायनेमोमीटर। तो एक बार इसका ओवरव्यू करना है तो मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है? पर कंडीशन यही रहेगी, आपको ध्यान से बिल्कुल सुनना है, ठीक है? तो रैंडमली बीच में मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ कि क्या टॉपिक चल रहा है। तो ये आज का जो टॉपिक है ना, बैंड ट्रांसमिशन जो बच गया है, वो पढ़ा के ही आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, तो जो डायनोमोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सिमिलर है ब्रेक के साथ। जो ब्रेक कौन सी? जो हमारी टू व्हीलर्स हैं, जो फोर व्हीलर्स हैं, ठीक है? फोर व्हील्ड व्हीकल और टू व्हील्ड व्हीकल, उसमें जो ब्रेक यूज करते हैं, तो ब्रेक के साथ थोड़ा सा टॉपिक इसका सिमिलर है, किसका? डायनमोमीटर का। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हो, डायनमोमीटर क्या होता है? ये ब्रेक वाली जो पीडीएफ खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारी स्लाइड स्टार्ट होएगी डायनमोमीटर की। अमन जी, आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, आ रही है। ठीक है। ये जो शुरू के 4 से 5 पेजेस हैं वो आपके ब्रेक के हैं, बट आपको डियर यहाँ पर ब्रेक नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है डायनमोमीटर। ये पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज रखी है, आप चेक कर लेना, ठीक है? जिसकी फर्स्ट क्लास है वो ध्यान से सुने। ये आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ डायनमोमीटर। फर्स्ट टाइप देख रहे हो आप, एब्जॉर्प्शन। सेकंड टाइप है ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन जो नेम है, इसका नोमेनक्लेचर नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। ट्रांसमिशन नाम से आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है? ये क्या करता है? पावर को ट्रांसफर करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो एब्जॉर्प्शन जो डायनमोमीटर होता है, इसमें इंजन, जो गाड़ी का इंजन है जो पावर को प्रोड्यूस करता है, उसकी जो ओवरऑल पावर या एंटायर एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसके द्वारा? जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, आपको पता होगा ब्रेक अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। कोई भी गाड़ी मोशन में है, अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी है, थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा ना? तो जैसे मैंने बेटा ब्रेक अप्लाई की, तो गाड़ी को मैं रेस्ट पे ले आया, रेस्ट पे जब वो आएगी, थोड़ा सा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होएगी। तो ब्रेक लगाने से जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण जो इंजन के द्वारा प्रोड्यूस की गई पावर, जो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पावर जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है? ब्रेक द्वारा। जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसके द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है? एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होने के बाद वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? हीट में। सबसे पहले वो एब्जॉर्ब हुई है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुई है? ब्रेक के द्वारा। जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई की, उसमें थोड़ा सा घर्षण हुआ है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हुई है। तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से जो इंजन के द्वारा जो एनर्जी है, जो पावर है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है किसमें? हीट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर, ठीक है? सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर वो ट्रांसफॉर्म हुई हीट में। तो इस प्रोसेस को हम मेजर कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है? तो डायनमोमीटर हमारा ये काम कर रहा है। कौन सा डायनमोमीटर? एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर। समझ में आया आपको एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर? यस सर। एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर को हम वो बोल सकते हैं, ये एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर इंजन है, चाहे पेट्रोल इंजन है चाहे डीजल इंजन है, बस हमने इंजन वर्ड यूज किया है।
तो इंजन का काम होता है पावर को प्रोड्यूस करना, और पावर भी कई टाइप की होती है, एक मैकेनिकल पावर, शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर वो होती है जो शाफ्ट हमारी मशीन का एलिमेंट है जो शाफ्ट पावर दे रहा है। आपको पता होगा गाड़ी के, जैसे टू व्हीलर है, टू व्हीलर के दो टायर हैं, एक टायर अटैच होता है शाफ्ट के साथ, जो शाफ्ट के साथ साथ घूमता है, और दूसरे को हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है? मतलब एक को पावर कौन दे रहा है? शाफ्ट पावर दे रही है। तो शाफ्ट से उसको पावर मिल गई तो वो अपनी पावर बराबर बराबर इक्वली किसको ट्रांसमिट करेगा? दूसरे को। तो ये मैकेनिज्म होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म और ड्रीवन मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म जो शाफ्ट के साथ अटैच होता है, और ड्रीवन मैकेनिज्म जो ड्राइविंग मैकेनिज्म अपनी पावर किसको दे रहा है? ड्रीवन को। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है, एक एक जो चीज होती है शाफ्ट के साथ ड्राइव कर रही है, और एक जो चीज है उसको दूसरे को चला रही है अपनी पावर को ट्रांसमिट करके। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो हम यही पढ़ रहे थे, इंजन जो पावर को प्रोड्यूस करता है उसके कारण जो एनर्जी है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। कब एब्जॉर्ब किया जा रहा है? जब ब्रेक हम अप्लाई करते हैं, ब्रेक द्वारा जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें कुछ अमाउंट ट्रांसफॉर्म भी होता है, कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर हम ये कहते हैं ना सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो ये चीज गलत है। ठीक है? जो टोटल इनपुट है वो सारा आउटपुट में नहीं मिल पाता। अगर आपका बिजनेस है तो टोटल आपको प्रॉफिट, ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से प्रॉफिट होगा, ये पूरी तरह से लॉस होगा। कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है। तो जैसा कि आप पढ़ते हो, एक्चुअल वैल्यू हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होती है। ठीक है? तो कुछ एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, आउटपुट में कन्वर्ट होती रहेगी, और कुछ एनर्जी हमारी वेस्टेज में जाएगी। क्लियर है? तो जो एनर्जी एनर्जी जो अमाउंट हमारा हीट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को मेजर कौन कर रहा है? डायनेमोमीटर। कौन सा डायनेमोमीटर? एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर। ठीक है? अब नेक्स्ट वन डायनेमोमीटर है हमारा ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। तो ट्रांसमिशन जो वर्ड है, इस वर्ड से हमें केवल एक ही इंडिकेशन मिलता है। ये डायनेमोमीटर क्या करता है? अपने पावर को इक्वल इक्वल पार्ट में, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करेगा। ठीक है? तो ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर, तो जो अपनी पावर को फर्स्ट प्लेस से, वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करेगा, वो हमारा क्या होगा? ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। तो जैसा कि मैंने बताया था, और ये निखिल ने भी जैसे भी डिस्कस किया है, एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर की दो टाइप होती हैं, एक प्रोनी ब्रेक जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, और दूसरा रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर तीन टाइप के होते हैं, एपिसाइक्लिक डायनेमोमीटर, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर, टोन डायनेमोमीटर। ये तीनों डायनेमोमीटर ऐसे हैं जिसमें पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। एपिसाइक्लिक डायनेमोमीटर में एक गियर ट्रेन होती है, तो उस गियर ट्रेन में दो से ज्यादा गियर्स होते हैं। तो एक गियर दूसरे गियर को पावर दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। तो उसमें गियर ट्रेन बन जाती है। या फिर शायद लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, कॉम के अंदर गियर ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है निखिल? हाँ जी, आप सभी को आवाज आ रही है? आपने गियर ट्रेन चैप्टर पढ़ा था? तो गियर ट्रेन जो बेसिकली होती है वो कॉम्बिनेशन होती है टू और मोर गियर्स की। उसमें अलग अलग गियर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट गियर हमारा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो दूसरा रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो दो से ज्यादा गियर को आपस में कंबाइन कर दें, एक दूसरे की पावर आपस में ट्रांसफर हो गए, तो वो हमारी क्या बन जाती है? गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन में हमने चार गियर पढ़ी थी, सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड और एपिसाइक्लिक। तो ये जो डायनेमोमीटर हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर की फर्स्ट टाइप है, वो है एपिसाइक्लिक डायनेमोमीटर। तो इसका जो टोटली कॉन्सेप्ट है वो गियर ट्रेन का है। ठीक है?
इसकी वर्किंग पता है आपको? एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर की जो दो टाइप है, रोप ब्रेक और प्रोनी ब्रेक, ये सर एक्सप्लेन करनी है प्रोनी जल्दी ब्रेक बताओ। की तो पता है। अगर आपको वर्किंग पता है तो तभी मैं ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर की जो टाइप्स हैं उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर की टाइप्स नहीं पता तो पहले उसी को कंटिन्यू करें। जल्दी बताओ। सर प्रोनी ब्रेक की तो पता है। प्रोनी ब्रेक की वर्किंग पता है आपको? इसकी मैंने कंस्ट्रक्शन भी बताई थी रोप विद, ब्रेक। हाँ, हाँ डायग्राम के साथ, विद डायग्राम, इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड इसकी वर्किंग। फिर इस प्रोनी हाँ ब्रेक के वो बाद मैंने बताया था रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। निश्चल तुम्हें पता है इसकी वर्किंग? नहीं सर। निश्चल, हेलो। हाँ तुमने तो क्लास अटेंड की थी ना ये? यस सर। वर्किंग पता है आपको इसकी, प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर एंड ड्रॉप ब्रेक डायनेमोमीटर? सर करेंगे तो ठीक है, एक बार आप रिवाइज करा दो। ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है। डिस्कस कर रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनो, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि माइक ऑफ करके बैठ जाओ, उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप ध्यान से अपनी कंसंट्रेशन बना के रखो। फर्स्ट टाइप जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन टाइप, एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर, जिसमें पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? जैसे हमने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई की तो हमने व्हीकल को किस पे ले आए? रेस्ट पे ले आए। तो रेस्ट पे लेके आए तो उसमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होती है, घर्षण होता है। जैसे ब्रेक अप्लाई की तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस में हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? हीट में। हीट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो फंक्शन किसका होता है? मेजरमेंट का, डायनेमोमीटर का। तो एब्जॉर्प्शन की फर्स्ट टाइप है प्रोनी ब्रेक। प्रोनी ब्रेक में मेन बेस, ये डायग्राम आप देखो, ये पुली विजिबल हो रही है आपको डायग्राम में? निखिल, प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर का जो डायग्राम है उसमें आपको एक पुली दिखाई दे रही होगी, हाँ सर्कुलर पार्ट है। तो पुली का फंक्शन है, पुली ऑटोमेटिकली तो रोटेट करेगी नहीं, इसमें एक मेन शाफ्ट होती है। ठीक है, शाफ्ट इसको पावर ट्रांसमिट कर रही है, तो शाफ्ट किसको घुमा रही है? पुली को। अब पुली कौन से डायरेक्शन में घूम रही है, अब ये डिपेंड करता है इसके वर्किंग प्रोसीजर पे। ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप इसमें एरो देख रहे हो, तो एरो का इंडिकेशन किस साइड है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ईशान, क्लियर है? यस सर। तो प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर में सबसे पहले मुझे शाफ्ट लेनी है, तो शाफ्ट अपनी पावर किसको ट्रांसमिट कर रहा है? पुली को। तो पुली रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप ये देख रहे हो पुली के, जो यहाँ पर आप देख रहे हो पुली की जो सेंटर चीज है ये शाफ्ट है। तो इस साइड पर दो ब्लॉक लगे हुए हैं, देख रहे हो? ये दोनों ब्लॉक हैं वुडन के, लकड़ी के। दिखा? सर ये दो ब्लॉक हैं लकड़ी के। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या था? ब्लॉक को रखने का, प्रोवाइड हमने क्यों किए? तो जो प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर है वो कंसिस्ट करता है टू वुडन ब्लॉक, जो कि जो दोनों वुडन ब्लॉक हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? पुली के अराउंड। पुली के अराउंड हमने रख दिए, प्लेस कर दिए। और ये जो इंजन की जो मेन शाफ्ट है उसके साथ फिक्स है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वुडन ब्लॉक placed around a pulley fixed to the shaft of an engine। जो इंजन के शाफ्ट है उसके साथ फिक्स किया है पुली। और पुली के अराउंड चारों ओर क्या रखे हुए हमने? पुली के अराउंड दो लकड़ी के ब्लॉक। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट लाइन होगी। अब जो शाफ्ट क्या कर रही है? पावर को ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, अपनी पावर को ट्रांसमिट कहाँ पर कर रही है? पुली पे। तभी पुली रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ पर लिखा है हुज पावर इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। जितनी पावर ये ट्रांसमिट करेगा वो साथ साथ साइमल्टेनियसली डायनामोमीटर का काम क्या रहेगा? उसको मेजर करता रहेगा।
जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मोमीटर टेम्परेचर मापता है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपनी फंक्शनिंग है। तो डायनोमीटर यहाँ पर क्या कर रहा है, पावर को, जो पावर ट्रांसमिट हो रही है उसको मेजर कर रहा है। अब उसके बाद ये जो दोनों लकड़ी के ब्लॉक हैं जो मैंने बताया था ना, पुली के अराउंड रखे हुए हैं हमने, तो ये जो दोनों ब्लॉक हैं इसको हमने क्लैंप किया हुआ है। क्लैंपिंग होती है ना, जैसे हम कोई भी फास्टनर लगा दिया, स्क्रूज लगा दिए, उसको किसी तरह से हमने नट बोल्ट लगा दिए या स्क्रू फास्टनर उससे टाइट कर दिया, तो इन दोनों ब्लॉक को मैंने क्लैंप किया हुआ है 2 बोल्ट और 2 नट के थ्रू। इसमें 2 बोल्ट के थ्रू 2 बोल्ट लगा रखे हैं हमने, 2 नट लगा रखे हैं, उसके द्वारा इन दोनों लकड़ी के ब्लॉक की मैंने क्लैंपिंग की हुई है। क्लैंपिंग कर दी, और उसमें थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे, पुली के जस्ट ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग कौन सा है, हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग हमारा क्या होता है, हेलिक्स शेप का होता है, इसका जो एंगल बनता है वो हेलिक्स एंगल बनता है। स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा, ये तो क्लोज कॉइल स्प्रिंग होगा या ओपन कॉइल होगा। अगर इस स्प्रिंग को हम क्लोज कॉइल बोल रहे हैं तो इनके कॉइल एक दूसरे के क्लोज होंगे, एक दूसरे के इतने क्लोज होंगे जो हेलिक्स एंगल होगा इनमें नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा। अगर ये हेलिकल स्प्रिंग हमारा ओपन कॉइल्ड है तो इन दोनों कॉइल्स का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, जो पिच है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होगी, तो उनके बीच में हेलिक्स एंगल की वैल्यू कंसिडरेबल होगी। बट जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बीच में जो हेलिक्स एंगल है उसकी वैल्यू जीरो होगी। ओपन कॉइल के ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में जो हेलिक्स एंगल होगा उसकी वैल्यू कंसिडरेबल होगी। यहाँ तक क्लियर है। स्प्रिंग का फंक्शन पता ही होगा आपको, एनर्जी को स्टोर करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, जैसे यस शॉकर्स सर। होते हैं, शॉकर में स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग का काम क्या है, यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। और स्प्रिंग भी कौन सा लगा हुआ है, हेलिकल स्प्रिंग। तो इसके कॉइल थोड़े से आपको कुछ डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा ओपन कॉइल है या क्लोज कॉइल है, ईशान। क्लोज। क्लोज। ओपन है ये क्लोज तो, कहाँ से हो ओपन है गया, ये तो। क्लोज कहाँ से हो गया इसके, मैंने आपको बताया सर अगर ओपन हो। ओपन है, अगर कॉइल एक दूसरे से टच कर रहे हैं तो वो हमारा क्लोज कॉइल होगा, तो उस केस में हेलिक्स एंगल हमारा जीरो होता है। अगर कॉइल एक दूसरे से कुछ दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे स्थित है तो उसमें हेलिक्स एंगल कंसिडरेबल होता है। तो ये हमारा ओपन कॉइल है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो हेलिकल स्प्रिंग को हमने प्रोवाइड कहाँ पर की है, बिटवीन द नट एंड द अपर ब्लॉक। जहां पर हमने नट लगा रखा है ना, किसका, मैं जैसे कि मैंने बताया था, जो 2 लकड़ी के ब्लॉक है उसकी मैंने क्लैंपिंग कर रखी है नट और बोल्ट के द्वारा। जो इसका नट वाला पार्ट है और जो ऊपर वाला ब्लॉक है, अपर ब्लॉक, उन दोनों के बीच में हमने हेलिकल स्प्रिंग को प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड बिटवीन द नट एंड द अपर ब्लॉक। और स्प्रिंग का बेसिकली फंक्शन यहाँ पर यही है, जो पुली के द्वारा प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर को ये एडजस्ट कर लेगा टू कंट्रोल इट्स स्पीड। पुली जो अपना प्रेशर क्रिएट करेगी, शाफ्ट अपनी पावर किसको दे रहा है, पुली को, तो पुली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, पुली के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा तो प्रेशर को एडजस्ट कर लेगी टू कंट्रोल दी स्पीड, इसकी स्पीड को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और जो अपर ब्लॉक है, दी अपर ब्लॉक हैज ए लॉन्ग लीवर। लीवर वाला पार्ट कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट देख रहे हो आप, स्प्रिंग और जो पुली के जस्ट बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया लीवर। दिखाई दिया, ओके सर। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो लीवर है, हाँ सर तो। दिख गया। तो अपर ब्लॉक हैज ए लॉन्ग लीवर जो कि अटैच है इसके साथ, इसी के साथ अटैच है। और जो लीवर है वो एक वेट को कैरी कर रहा है। वेट कहाँ लग रहा है, लीवर पे, यहाँ देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर एक लोड लगा हुआ है डब्ल्यू, वेट लगा हुआ है डब्ल्यू, और डब्ल्यू कहाँ पर लगा हुआ है, इसके आउटर एंड पे, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हमने वेट लगा दिया, और उसके ऑपोजिट एक काउंटर वेट भी लगा हुआ है। काउंटर वेट है हमारा एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर। एक डब्ल्यू वेट देख रहे होगे आप राइट एंड पे,
और जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड पे लगा हुआ है काउंटर वेट। अब डिफरेंस ये होता है, एक वेट होता है हमारा, एक लाइव का काम करेगा, एक डेड वेट का काम करेगा। मतलब एक हमारा वर्किंग में होगा, एक हमारा नॉट वर्किंग में होगा। जैसे लेथ मशीन में आप देखते हो ना, एक होता है लाइव पॉइंट, एक होता है लाइव एक्सल और डेड एक्सल। तो इसमें जो वेट लगा हुआ है आउटर एंड पे लगा हुआ है, और जो काउंटर वेट है वो उसके ऑपोजिट जो एंड है उस पे लगा रखे हमने। उसका केवल एक ही पर्पस होगा, वो ब्रेक को बैलेंस करके चलेगा जब वो अनलोडेड पोजीशन में होगी। जब हमने किसी बॉडी को अनलोड कर दिया, अनलोड का मतलब है उसको लोड से रिमूव कर दिया, तो उस दौरान अनलोडिंग पोजीशन के दौरान ये ब्रेक को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब रहेगी बात डब्ल्यू की। डब्ल्यू हमारे कब काम करेगा, लोडिंग के दौरान। जब किसी बॉडी को मैंने लोडेड किया हुआ है तो डब्ल्यू काम करेगा। जब किसी बॉडी को मैंने अनलोडेड कर दिया तो काउंटर वेट काम करेगा। क्लियर है? आपको आवाज आ रही है निखिल, ईशान, निश्चल? काउंटर वेट का क्या हाँ फंक्शन रहेगा, क्या बताया मैंने, बताना एक बार। जो काउंटर वेट लगा रखे हैं हमने लेफ्ट हैंड पे, और जो वेट लगा रखे है उसका क्या फंक्शनिंग है? बैलेंस करने का काम आता है सर लीवर के। और जो अनलोडिंग और लोडिंग का पॉइंट बताया वो किसमें रहेगा? साइड जब बॉडी हमारी अनलोडिंग पोजीशन में रहेगी तो उसमें रोल रहेगा काउंटर वेट का। जब बॉडी लोडिंग पोजीशन में रहेगी तो उसमें काम रहेगा वेट का। काउंटर वेट काम करेगा अनलोडिंग पोजीशन में, और वेट काम करेगा लोडिंग पोजीशन में। तो इसके अलावा दो स्टॉप हमने लगा रखे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर देख रहे हो लीवर के ऊपर एस और एस आर प्रोवाइडेड टू लिमिट द मोशन ऑफ द लीवर। कई बार क्या होता है, किसी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेस्ट पे लेके आने के लिए हमने दो स्टॉप लगा दिए। दो स्टॉप लगे हुए हैं तो इन दो स्टॉप का केवल एक ही फंक्शन है, क्यों प्रोवाइड किया गया है, जो लीवर का जो मोशन है उसको एक लिमिट प्रोवाइड करने के लिए, कि वो लिमिट के अंदर ही काम करेगा वो। ना तो इससे ऊपर क्रॉस करेगा लिमिट, ना इससे नीचे आएगा। ना मैक्सिमाइज के ऊपर जाएगा, ना मिनिमाइज को की लिमिट को डाउन पे आएगा। केवल एक विद इन उस लिमिट के अंदर अंदर वो काम करेगा। तो स्टॉप्स का फंक्शन पता लग गया। लीवर का जो मोशन है उसको एक लिमिट पे ले आएगा वो। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शनल पार्ट है किसके, प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी हो? हाँ जी। इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे जहां पर भी हमारा ये हमारा प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर है, ये तो सबसे पहले पता लग गया होगा आपको, एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर है ये। एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर है तो जहां पर हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। किसी भी बॉडी पे अगर हम डिफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वहां पर हमारा प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर यूज होगा एंड रोप ब्रेक डायनमोमीटर यूज होगा। रोप ब्रेक तो आपको पता ही होगा, रोप की एप्लीकेशन। जैसे बेल्ट है हमारी, इसका एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल जो हम एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज करते हैं। जो मशीन्स होती है हमारी ड्राइव, जो कटिंग मशीन होती है, जैसे कोई भी चारा काटने वाली मशीन होगी, आपने देखा होगा इसमें दो पुली होती हैं, ड्रीवन पुली और ड्राइविंग पुली। उसके ऊपर बेल्ट लगी होती है, उसकी एप्लीकेशन वहां पर है। जो प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर है उसकी एप्लीकेशन वहीं पर होगी, जहां पर कुछ भी हम डिफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं एक मेजर लेवल पे फ्रिक्शन के कारण, तो वहां पर हम अक्सर प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर को यूज करते हैं। तो इसको आप डाई कास्टिंग मशीन में बोल सकते हो कहीं पर भी, जैसे फाउंड्री में बोल सकते हो, फोर्जिंग में बोल सकते हो। ये वर्कशॉप आपने स्टडी किया है ना, कहीं फाउंड्री, फोर्जिंग,
वेल्डिंग, तो इसको हम उसमें बोल सकते हैं ये कारपेंटरी वर्कशॉप है, ये जो फोर्जिंग वर्कशॉप है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर हमारा जो टोटली रोल होता है किसी बॉडी को डिफॉर्म करना अंडर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो वहां पर हम आमतौर पे इस प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर को यूज करते हैं। इसका टोटली कॉन्सेप्ट आपको वही दिखाई दे रहा होगा, दो वुडन ब्लॉक हमने ले लिए, उसमें हमने ऊपर से पुली के द्वारा रोटेट कर दिया, फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट हमारा वहीं पर होता है। हम जो वर्कशॉप में काम भी हम वही करते थे, कारपेंटरी वर्कशॉप में हम काम करते थे, फाउंड्री फाउंड्री में तुमने काम किया होगा। चलो फाउंड्री तो छोड़ो, फाउंड्री तो कास्टिंग के लिए होती है। आप बात कर सकते हो कारपेंटरी वर्कशॉप एंड फिटिंग वर्कशॉप भी ले सकते हो और फोर्जिंग भी ले सकते हो। इन तीन वर्कशॉप में इसका हम एग्जाम्पल इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, फाउंड्री हम क्यों नहीं बोल सकते? फाउंड्री वर्कशॉप में तो हमारा कास्टिंग का काम होता है ना, मोल्टन मेटल पोर। केवल ये फोर्जिंग, फिटिंग एंड कारपेंटरी वर्कशॉप, तो उसका उसमें इसका लाइव एग्जांपल है। और किसी की कुछ क्वेरी प्रोनी ब्रेक में? हाँ सर। नो सर। ठीक है, क्लियर है? अब एग्जांपल समझ में आ गया? और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ने तो वैसे भी वर्कशॉप में काम कर रखा है। डिप्लोमा वाले बच्चे, तुम तो वर्कशॉप पे काम ही करते थे, किया हुआ ना लेटरल एंट्री में तुमने, डिप्लोमा में। बस ठीक है, आपने देखा होगा कारपेंटरी वर्कशॉप में जो भी हम करते हैं, जहाँ पर जहाँ पर डाइज वगैरह हमारी बनती है, वहां पर भी इसका एग्जाम्पल से सेट बैठता है। जहाँ पर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, हम घिसा रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज की कटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट डायनमोमीटर है रोप ब्रेक डायनमोमीटर। तो ये भी एक टाइप है किसकी? एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर की। करें कंटिन्यू रोप ब्रेक। यस सर। स्क्रीन शेयर है आपके पास? यस। बेटा, जो रोप ब्रेक डायनमोमीटर है, इसमें मेनली जो कॉन्सेप्ट है, जो पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, वो रोप के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे बेल्ट ट्रांसमिशन डिवाइस है, वो तो ट्रांसमिशन का पार्ट है। जो रोप ब्रेक है वो एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर है। जैसे कि आप देख रहे हो, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। जो रोप ब्रेक डायनमोमीटर है वो इंजन की ब्रेक पावर को मेजर करता है। अब पावर आपने सुनी होगी, एक हॉर्स पावर होती है जो 746 वोल्ट, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। एक होती है ब्रेक पावर, एक होती है फ्रिक्शन पावर, एक होती है इंडिकेटेड पावर। सुनी है ना ये सारी पावर? यस सर। नहीं सुनी तो इस बार आपका एक आईसीजीटी सब्जेक्ट है, उसमें भी आपका एक चैप्टर है ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शन पावर। तो जो इंजन की जो ब्रेक पावर है उसको मेजर कौन करता है? रोप ब्रेक डायनमोमीटर। अब इसका मेन डायग्राम देखो, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी आपको। रोप ब्रेक डायनमोमीटर में जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में, हाँ जी, आवाज आ रही है सर आप अब सभी तो को? नहीं दिख रहा। हाँ अब दिख रहा है। इसमें जो सर्कुलर पार्ट है इसको हमने नाम दे दिया फ्लाईव्हील। ठीक है, फ्लाईव्हील है ये। इस फ्लाईव्हील की जो पेरीफेरी है, इस पे 4 वुडन ब्लॉक लगे हुए हैं, दिखा? यस 2 सर। ऊपर लगे हुए हैं, 2 नीचे लगे हुए हैं, और ये चारों हमारे इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब हर ब्लॉक के बीच में जितनी दूरी है, 2 ब्लॉक के बीच में, उतनी दूरी सब ब्लॉक के बीच में है। तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इक्वी डिस्टेंस, इसकी पेरीफेरी पे लगा दी हमने। तो इसका काम क्या रहेगा? इट कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और मोर रोप्स wound around the flywheel or rim of the pulley। ये कहना चाह रहा है जो रोप है, इस फ्लाईव्हील का जो रिम है, रिम की पेरीफेरी पे से वाउंड है, लिपटी हुई है। रोप इज वाउंडेड अराउंड द फ्लाईव्हील रिम। तो ये जो साइड में देख रहे हो ये रोप है,
यहाँ तक क्लियर है? तो रोप का जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर हमने स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग बैलेंस, और नीचे वाला जो पार्ट है वो डेड वेट है। पहले इसके पार्ट ही देख लो। और जो सर्कुलर पार्ट है इसको हमने बोल दिया फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का रिम है, उसके ऊपर इक्वी डिस्टेंस पे उसकी पेरीफेरी पे हमने 4 वुडन ब्लॉक लगा रखे हैं। उसके नीचे एक ट्यूब जा रही है, ट्यूब में हम कूलिंग वाटर को एंटर करेंगे, और जहां से कूलिंग वाटर एंटर करेगा वो कहीं ना कहीं से उसका एग्जिट भी होगा, एंट्री एग्जिट दोनों होंगी। तो यहाँ से हम उसको एंटर कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। इट कंसिस्ट ऑफ दी वन टू और मोर रोप्स। यहाँ पर एक, दो या दो से ज्यादा रोप भी हम यूज कर सकते हैं, जो फ्लाईव्हील की रिम रिम की पेरीफेरी पे वाउंड है, लिपटी हुई है। ठीक है। और जो पुली है, फ्लाईव्हील पुली है, वो फिक्स किससे करके हमने इंजन की शाफ्ट के साथ, रिजिड फॉर्म में। क्योंकि पुली ऑटोमेटिकली तो रोटेट करेगी नहीं, इसको पावर कौन दे रहा है? शाफ्ट। शाफ्ट इसको पावर दे रही है तो पुली रोटेट करेगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो जो पुली है, जो सर्कुलर पार्ट है वो पुली है, उसको हमने फिक्स कर रखा है रिजिड फॉर्म में इंजन की शाफ्ट के साथ। और जो रोप का अपर एंड है, जो मैंने बताया था वहां पर स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। रोप का अपर एंड इज अटैच टू ए स्प्रिंग बैलेंस, जबकि उसका लोअर एंड है जो, वहां पर क्या लगा हुआ है? डेड वेट। while the lower end of the rope is kept in position by applying a dead weight as shown in the figure। ठीक है। रोप के लोअर हिस्से पे डेड वेट और ऊपर वाले हिस्से में स्प्रिंग बैलेंस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द रोप। कई बार क्या होता है, रोप के ना स्लिपिंग के भी केस हो जाते हैं। वैसे तो रोप अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रोप के इतने नहीं होते। जो बेल्ट होती है ना, बेल्ट ड्राइव, उसके स्लिपिंग के केस ज्यादा पाए जाते हैं। अब बेल्ट ड्राइव में ये भी होता है, एक होती है फ्लैट बेल्ट, एक होती है वी बेल्ट। फ्लैट बेल्ट में चांसेस ज्यादा होते हैं स्लिपिंग के। जो वी बेल्ट ड्राइव होती है उसमें स्लिपिंग के केस कम पाए गए हैं। तो अगर हम 1% एजम्पशन लेके चलें, रोप भी यहाँ से जो पुली के इक्वी डिस्टेंस पुली की पेरीफेरी पे लगी हुई है वो 1% स्लिप हो जाए, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द रोप ओवर द फ्लाईव्हील, जो फ्लाईव्हील के रिम के ऊपर लगी हुई है, तो वुडन ब्लॉक को हमने प्लेस कर दिया। तो वुडन ब्लॉक को प्लेस करने का केवल एक ही पर्पस है, ताकि जो रोप है वो फ्लाईव्हील के रिम से फिसले नहीं, तो स्लिपिंग के केस कम हो। तो वुडन ब्लॉक यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिए। ईशान, आवाज आ रही है? यस सर। तो स्लिपिंग को रोकने के लिए रोप की तो वुडन ब्लॉक हमने प्रोवाइड कर दिए। और इंटरवल पे, इंटरवल का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया इक्वी डिस्टेंस पे तो 4 वुडन ब्लॉक हैं, प्रत्येक वुडन ब्लॉक के बीच में जो इंटरवल है वो इक्वल इक्वल होगा। ठीक है। इंटरवल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की सर्कमफेरेंस पे लगे हुए हैं, अलोंग द सर्कमफेरेंस। इन द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेक, जब ब्रेक को हम ऑपरेट करते हैं तो इंजन इज मेड टू रन एट कांस्टेंट स्पीड। तो जो इंजन है, व्हीकल का जो इंजन है वो रन करेगा एट कांस्टेंट स्पीड। द फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू द रोप मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द इंजन। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें या मैथमेटिकली, फ्रिक्शनल टॉर्क कहाँ से आ रही है? रोप से। रोप जब उसके ऊपर वाउंड होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा ना। जो पुली घूम रही है तो वो क्या ट्रांसमिट कर रहा है? टॉर्क। तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो है उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड अप्रोक्स इक्वल किसके होगा? जो इंजन टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। इंजन के टॉर्क। आप मेन कॉन्सेप्ट पे जाओ। यहाँ पर दो टॉर्क है, एक तो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, एक टॉर्क कहाँ से आ रही है? जो रोप उसके ऊपर वाउंड हो रही है फ्लाईव्हील की पेरीफेरी के ऊपर, वो जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण जो टॉर्क है। ठीक है। तो दो टॉर्क अलग अलग होगी इंजन की, और वो लगभग अप्रोक्स इक्वल होंगी। जैसे हम किसी बॉडी को बैलेंस नहीं करते, आपने ईएम में पढ़ी होगी, इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समेशन एफ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमने दोनों टॉर्क को आपस में क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है
रो ब्रेक डायनेमोमीटर। तो ये एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर यहाँ पर हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ये पीडीएफ मैंने सभी को शेयर की हुई है। रो ब्रेक डायनेमोमीटर आया समझ में? यस सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ये 2 डायनेमोमीटर है हमारे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास है ना लास्ट, उसमें एक बार ये डिस्कस करके या डीएमई पढ़ाएंगे उसमें 2 to 3 वाली में। इन 2 डायनेमोमीटर से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक पूछना है कुछ? निश्चल नो सर। और तुम निखिल, समझ में आ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर के टाइप, एपिसाइक्लिक, बेल्ट ट्रांसमिशन और टॉर्जन डायनेमोमीटर तो मैंने कल पढ़ा दिया था दिल्ली कैंपस में। तो केवल डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम बेल्ट ट्रांसमिशन और एपिसाइक्लिक, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो यू कैन लीव द मीटिंग, मीटिंग लीव कर सकते हो।